पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। बताएंगे आपको कि कैसे मशीनों ने खेती की तस्वीर बदल दी। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारी सफल महिला किसान से। फिर बात होगी सरकारी योजनाओं की और कृषि मंत्रालय से भी रहेगा कुछ खास। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। बता दें आपको कि इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और इन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से ICAR के अपर महानिदेशक डॉक्टर DK यादव। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और उस संदर्भ में 2018 से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिलकर बहुत सी गतिविधियां कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछले हफ्ते ही हमने ICAR और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने मिलकर हमारे जो ICAR के जितने भी 113 संस्थान हैं, हमारी जो 73 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और 731 KVKs के सभी अधिकारियों, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स, कोऑर्डिनेटर्स की एक मीटिंग जो है हमारे सेक्रेटरी डेयर और डायरेक्टर जनरल ICAR और जो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की सह अध्यक्षता में की, जिसमें 2 प्रेजेंटेशन किए गए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जो पोषक अनाज वर्ष में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करने जा रहे हैं, और दूसरा जो प्रेजेंटेशन रहा वो जो ICAR की जो एक कार्य योजना है इस पूरे वर्ष के दौरान, उस पर चर्चा की गई। और इसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों के जो निदेशक थे और KVKs के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसी तरह से जो हेडक्वार्टर से हमारे सभी उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक और जो जितने भी वैज्ञानिक विभिन्न संस्थानों में और ICAR हेडक्वार्टर्स थे, सभी ने हिस्सा लिया। तो इसमें हमारे मुख्य तौर पर 10 बिंदुओं पर हमने बात की, जिसमें कि पहला है कि सभी संस्थानों में एक क्रॉप कैफेटेरिया या मिलेट वाटिका के रूप में जो उस क्षेत्र की जितनी भी मिलेट्स की फसलें हैं, पोषक अनाज की या मोटा अनाज बोलते हैं, उनका एक कैफेटेरिया सभी किसानों के लिए, आगंतुकों के लिए बनाया जाए, जिसमें कि फार्म एरिया में जो भी विजिटर हो उसको वो दिखाया जाए, ताकि लोगों को विभिन्न तरह की जो हमारी पोषक अनाजों की ये फसलें हैं और उनकी किस्में, उनके बारे में जानकारी मिले। दूसरा, सभी से कहा गया है कि सभी जितने भी संस्थान हैं ये कम से कम 2 बड़े कार्यक्रम साल में जो पोषक अनाजों पर करेंगे, जिसमें कि फील्ड डे हो सकते हैं, किसान मेले हो सकते हैं और ट्रेनिंग अवेयरनेस के प्रोग्राम हो सकते हैं, और जिसमें कि किसान हैं, जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं और स्टूडेंट्स की भागीदारी, और उसके साथ साथ जो FPOs हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तीसरा ये हुआ कि सभी जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें मिलेट्स के खाद्य पदार्थ उसमें सर्व किए जाएंगे। अगर भोजन है तो उसमें कोशिश हो कि कम से कम अगर ट्रेनिंग है तो उसमें एक समय का भोजन पूरा मिलेट्स पे हो, या भोजन में 1-2 जो हैं वस्तु वो जरूर से खाद्य पदार्थ वो है मिलेट्स के हों।
और इसी तरह से गेस्ट हाउसेज में और हॉस्टल्स में इसको लागू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेट्स के भोजन मिल सके और उनको इसकी जानकारी भी बढ़े। तीसरा एक इसमें निश्चय ये डिसीजन लिया गया कि सभी संस्थानों में एक पोस्टर जो कि भारत सरकार के द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा, वो सभी संस्थानों के मुख्य द्वार पर और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन पर लगाया जाएगा ताकि जो भी संस्थानों के पास से गुजरे संस्थान के अंदर जाए उनको अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा पोषक अनाज वर्ष के बारे में पूरी जानकारी मिले और उसमें मुख्य बिंदु जो जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं वो भी वहाँ पर प्रदर्शित की जाए। और जो दूसरा जिसमें कि क्योंकि एक हमारा इसमें मुख्य आईसीआर का मैंडेट है कि हमने किस तरह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो उसमें एक रिसर्च का कंपोनेंट है। तो जो हमारा हैदराबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हमारा, तो उनका कार्य है, उसके थ्रू एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके जितने भी केंद्र हैं उन पर रिसर्च का कार्य कि वे अधिक पैदावार वाली अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में पैदा की जाए और उसके साथ साथ जितनी भी किस्में अभी उपलब्ध हैं उनके उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो उसमें विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे कि हमारा एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सीड है जो कि मऊ से संचालित होता है। उसी तरह से जो मिलेट्स के हैं 3 हमारे, एक हैदराबाद से है, एक मंडोर से बाजरा के लिए जो हमारी AICRP है वो लोग, और जितने भी सीड हब के केंद्र हैं मिलेट्स के 35 के आसपास केंद्र हैं वो इस पे कार्य करेंगे। और जो हमारा जो सीड विलेज स्कीम है जो डिपार्टमेंट की, उसके द्वारा भी और जितने भी प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिला के हम सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का बीज मिल सके ताकि हम मिलेट्स को आगे बढ़ा सकें। उसके अलावा जो फील्ड डिमोस्ट्रेशंस का एक कार्यक्रम रहेगा और सभी को एक निश्चित मात्रा में KVKs को और जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ICR इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक निश्चित मात्रा में अपने क्षेत्र में फील्ड के डिमोस्ट्रेशंस मिलेट्स के करेंगे ताकि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी मिले और लोग उसको देख के उत्साहित हो सकें। तो डिमोस्ट्रेशन का एक बहुत ही बृहत कार्यक्रम उसमें किया जाएगा, उसकी कार्य योजना हम बना चुके हैं। और उसी तरह से जो मिलेट्स का पशुओं के चारे में क्या महत्व है उस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है और उस पर भी बल दिया गया। और किस तरह का जो पशुओं के खाद्य पदार्थों पर, जैसे दूध पे है, मीट पे है, अंडे पे है, मिलेट्स का जो चारा और उसके खाद्य पदार्थ खिलाने से क्या असर पड़ता है, उस तरह के अध्ययन की भी आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा हुई। और उसके साथ साथ जो जितना भी स्टाफ है जहाँ भी ये एक निश्चय वो किया गया निर्णय कि वे सभी जितने भी कार्यक्रम में होंगे मिलेट्स से रिलेटेड उसमें बढ़ चढ़कर सभी लोग भाग लेंगे। आइए किसान भाइयों बहनों नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। अब खेती का जो परिवेश है बिल्कुल बदल गया है, या फिर कहें कि तस्वीर ही बदल गई है। और इसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं मशीनीकरण है। जी हाँ, हमारे किसानों ने मशीनों को अपनाना शुरू कर दिया है, इससे लाभ लेना शुरू कर दिया है और खेती किसानी के कार्य को आसान भी बना लिया है। किस तरह से ये बदलाव संभव हुआ है, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। मशीनों ने खेती को आसान भी बनाया है और बेहतर भी। साथ ही इनसे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर, थ्रेशर और अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई के लिए यहाँ तक कि निराई गुड़ाई के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। बहुत सी कंपनियां कृषि कामों के लिए ऑटोमेटिक रोबोट तैयार कर रही हैं। ये मजदूरों के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाले हैं और ज्यादा तेजी से काम करने में सक्षम भी। हमारे देश में करीब 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। कम जमीन की वजह से कृषि मशीनें खरीदने की क्षमता इन किसानों में नहीं है। इसके अलावा बहुत से इलाके इतने दुर्गम हैं कि उन्हें मशीन उपलब्ध कराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। छोटे किसानों, कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए साल 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन यानी SMAM शुरू किया गया। दरअसल मशीनीकरण भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशीनीकरण के इस उप मिशन से उपलब्ध कृषि योग्य जमीन की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी और गांव में रहने वाले नौजवानों के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाया जा सकेगा। कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए बहुत जरूरी है।
SMAM योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 200 कृषि यंत्रों और उपकरणों के वितरण और 90 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी 290 कस्टम हायरिंग केंद्रों और गांव स्तर पर 290 कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना हो रही है। उत्तराखंड में सब्सिडी पर 1685 मशीनों और उपकरणों का वितरण होना है और साथ ही 6 कस्टम हायरिंग केंद्रों के अलावा गांव स्तर पर 35 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना हो रही है। पश्चिम बंगाल में 25 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की योजना है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 525 कस्टम हायरिंग केंद्रों और 34 उच्च तकनीकी केंद्रों की स्थापना हो रही है। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में भी इसी तरह का काम हो रहा है। खेती में मजदूरों का मिलना कम होता जा रहा है और जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी निकालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खेती में मशीनीकरण बढ़ने की ये भी एक वजह है। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको ले चलेंगे पूर्वोत्तर के असम में। यहाँ पर रहती हैं कनिका तालुकदार। बता दें आपको, जैविक खेती कर रही हैं, खुद ही वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं और उसका उपयोग अपने खेतों में करती हैं। और बता दें आपको, उनकी इसी पहल के चलते आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। कनिका तालुकदार बोरजार गांव असम की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है। इन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। कनिका 42 वर्ष की है। इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। पति की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का बोझ इन पे आ गया। तब इन्होंने रोजगार की तलाश करनी शुरू कर दी। बेटे की अच्छी परवरिश और परिवार के जीवन यापन करने की उम्मीद से कनिका खेती से जुड़ गई। आजीविका की तलाश के दौरान वो अपने राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आई। वर्ष 2014 में कीवी के नलबाड़ी द्वारा आयोजित वर्मी कंपोस्ट और इससे जुड़ी नई तकनीकों के बारे में इन्होंने प्रशिक्षण लिया और इस प्रकार इन्हें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में रुचि होने लगी। प्रशिक्षण की मदद से कनिका तालुकदार को भविष्य में होने वाली जैविक खेती की मांग का अंदेशा लगा। इनका मानना है कि वर्मी कंपोस्ट और जैव कीटनाशकों की मदद से जैविक खेती में सफलता ली जा सकती है। साथ ही जैविक खेती करने में सबसे बड़ी चुनौती है कीटों पर नियंत्रण, जो कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट की मांग दिनों दिन बढ़ने की उम्मीद है। यही कारण है कि कनिका वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने लगी। शुरुआत में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने घर में मौजूद गाय के गोबर से ही खाद बनानी शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र नलबाड़ी ने इनके समर्थन में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की नई तकनीकों पर एक फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित किया। साथ ही इनकी मदद के लिए जिले के कृषि कार्यालय से भी जोड़ा। मदद के रूप में इन्हें 4 वर्मी बेड मिले।
कनिका ने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना शुरू कर दिया। वर्ष 2017 में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को बेचकर कनिका ने 1,40,000 रुपए कमाए। दिनों दिन ये राशि बढ़ती गई और इस तरह इन्होंने अपनी आय में बढ़ोतरी हासिल की। केवी के नलबाड़ी के मार्गदर्शन पर कनिका ने जय वर्मी कंपोस्ट ब्रांड के नाम से अपने उत्पाद को बाजार में उतारा। धीरे धीरे अपनी एक इकाई से कनिका ने 10 इकाइयां बना ली हैं, जिससे इन्होंने काफी लाभ कमाया है। कनिका तालुकदार असम की अकेली महिला है जिन्हें गोवा के कृषि विभाग से वर्मी कंपोस्ट उद्यमी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्हें गुवाहाटी के रोटरी क्लब द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसानों की मदद और उन्हें जैविक खेती के प्रति जागरूक बनाने के लिए कनिका तालुकदार अपनी इकाइयों पर प्रशिक्षण देने का काम भी करती है। कड़ी मेहनत और लगन से कनिका तालुकदार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही अपने गांव के किसानों को जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया है। अपनी गांव की महिलाओं और युवाओं को इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनकी इकाइयों के जरिए गांव के किसानों को प्रशिक्षण लेने में भी भरपूर मदद मिली है। प्रशिक्षण लेने के बाद और कनिका तालुकदार की तरक्की देख कई किसान भाइयों ने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया है। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। ई-नाम ऐप जो आपको सुविधा देती है कि आप घर बैठे बैठे ही अपनी जो उपज है उसकी बिकवाली कर सकते हैं देश की लिस्टेड मंडियों में। तो किस तरह से ये संभव हो सकता है, क्या रहती है पूरी प्रक्रिया, आइए आपको बताते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपको दे दें, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा एक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।